सारियों ने मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको पंजाब लेक्चरर कॉमर्स 2022 की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका इस सिलेबस का एक टॉपिक है। सो व्हाट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी थर्ड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें हमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताया जाता है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र होते हैं तो हमें ये जो यूज़र है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता था, लेकिन अब उसके प्लेस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो आपने ये याद रखना है, कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे रिलेटेड है। तो आंसर उसका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन तो आपका इसी में से बन गया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन पर्पस है कि जो इसके यूज़र्स होते हैं उनको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कंपनी के कैश फ्लोज क्या है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में हमने उनको बताना है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंडर में, तो 1 ईयर है जो आपका, तो 1 ईयर जो आपका एक ईयर होगा, इट मे बी काउंटिंग, इट मे बी फाइनेंशियल, तो इट मे बी कैलेंडर और इट मे बी फाइनेंशियल। तो उसमें आपने बताना है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश फ्लो हुआ है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो उसमें जो है हमने इसको डिवाइड कर देना है। जो कैश फ्लोज हैं हमारे, वो कैश फ्लो में हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देना है कि ऑपरेटिंग में कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग में कितना कैश आया और फाइनेंसिंग में कितना आया। तो 3 एक्टिविटी है हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इससे क्या पता लगता है हमें? तो जो एंटरप्राइज है आपकी, हमें इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पता चलता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, और कितने कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर रही है, और क्या कंपनी को जो ये कैश फ्लोज हैं उसकी प्रॉपर्ली उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमें इसका पता लगता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश इक्विवेलेंट्स। व्हाट इज द कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट्स आर दोज विच आर हाईली लिक्विड। कैश इक्विवेलेंट क्या है? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ कैश विदाउट रिस्क। इनसिग्निफिकेंट रिस्क मीन्स विदाउट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, जैसे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जब चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जितनी अमाउंट में आप उसको इन्वेस्ट करेंगे उतनी अमाउंट आपको श्योर है कि वो आपको मिल ही जाएगी। तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या है कि जिसकी जो कन्वर्जन है 3 मंथ में आपको उसकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो कैश इक्विवेलेंट्स आर दोज विच कैन बी इन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स है। वैसे करंट एसेट जो होती हैं उसका जो पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर, लेकिन जो आपकी कैश इक्विवेलेंट्स है उसका जो पीरियड होता है 3 मंथ्स। मीन्स आप इनको 3 मंथ्स के अंडर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है बेटा, जब हमारे पास कैश अवेलेबल है और उसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसको हम आइडियल कैश कहते हैं। कई बार हमारे पास
हम जो है फ़ंड को बोरो कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन उसकी हमारी जो कंपनी है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कैश आइडल हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ में जिससे हमें उस पर कुछ रिटर्न भी मिल जाए और हमारा जो पैसा है वो एज ए इन्वेस्टमेंट हो। तो इन इन्वेस्टमेंट को आप विद इन 3 मंथ्स के अंडर उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें रिस्क नहीं होता। इसमें आपकी ये नहीं है कि आपने अगर 3000 10,000 इन्वेस्ट किया आपको 9 मिलेगा, तो आपको उतने पैसे जितने आपने इन्वेस्टमेंट किए उतने तो मिल ही जाएंगे, प्लस आपको कुछ उस पर एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। तो कैश इक्विवेलेंट को आप 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने कैश अभी डिस्कस किया है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें क्या करते हैं हम 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने कैश की क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्होंने 3 हमारी एक्टिविटी क्लासिफिकेशन की है, तो हमें बताता है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में कितना आपको फ्लो आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, इनफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना आ रहा है, कितना आप कैश रिसीव कर रहे हो, कितनी कैश आपको पेमेंट कर रहे हो। वो तीन हमारी जो एक्टिविटी है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज़ ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि हमारा जो बिज़नेस है उसका जो उसकी मेन एक्टिविटी है, यानी उसका बिज़नेस क्या है, वो क्या काम कर रहा है, तो वो उसकी क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो बिज़नेस है उसका जो मेन काम है कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उसको इनकम होगी वो हमारी किस एक्टिविटी में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिज़नेस की प्राइमरी एक्टिविटी होती है, मेन उसका काम होता है, जिससे वो इनकम अर्न करता है, जिसके लिए उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है। तो जो उसका मेन काम होगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होता है बेटा जी, जब कैश इनफ्लो होता है, इनफ्लो मीन्स आप जब कोई अर्न कर रहे हो कोई इनकम, तो उससे आप कैश रिसीव कर रहे हो, उसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। और कैश आउटफ्लो होता है जब आपने कोई खर्चा किया और पैसे किसी को पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ अ कैश आउटफ्लो। तो उसमें एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स की या आपने कोई सर्विस दी, तो उससे आपको जो कैश मिलेगा, कैश इनफ्लो होगा, वो आपकी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद आपने रॉयल्टी आई है, आपके पास कोई फ़ीस आपने अर्न किया है, कोई कमीशन आया या अदर टाइप की एक्टिविटी, तो वो है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड है आपका आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कैसे होगा, जब आप पेमेंट करोगे, कैश पेमेंट होगी किसको, जिसने आपको गुड्स सप्लाई की, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, या आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की, आपने इंश्योरेंस पेमेंट किया, आपने प्रीमियम दिया, कोई एन्युटी दी, कोई क्लेम दिया, आपने कोई इनकम टैक्स पेड किया, तो वो सारे आउटफ्लो कैश आउटफ्लो में मेंशन करेंगे। उसके बाद है सेकंड एक्टिविटी हमारी। सेकंड एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम एक्टिविटी प्रिपेयर करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की। तो इस 3 के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई हमारे पास सेकंड। तो इसके अंडर हमारे पास जो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट को आप सेल करते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स एसेट, जैसे कि मशीनरी आ गई हमारे पास, कोई आपने फर्नीचर बाय किया, कोई लैंड बाय किया, कोई बिल्डिंग बाय किया आपने, इवन जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो है हम इसको मेंशन करेंगे। इसमें भी 2 तरह की हम अपनी ट्रांजैक्शन शो करेंगे, इनफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो जो आपने एसेट को परचेज़ किया वो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा, जो आपने एसेट को सेल किया वो आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो ये हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद है सेम आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। तो आपने जो भी फिक्स एसेट को परचेज़ किया, उसको एक्वायर किया, चाहे वो इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल एसेट कौन सी आएगी आपकी, आपने जो गुडविल के लिए पेमेंट की है, या आपने कोई कॉपीराइट आपने बाय किया है, कोई पेटेंट बाय किया है, तो
तो उसके लिए जो आपने पेमेंट की वो कैश आउटफ्लो में आ जाएगी। इसमें जो रिसर्च आप कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें भी आ जाएगा। कैश पेमेंट टू शेयर कर रहे हो, वारंट कर रहे हो, डेट इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो ऑफ अदर एंटरप्राइज, ठीक है, और अदर देन इंस्ट्रूमेंट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो जो शेयर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखे हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट होंगे जो इंस्ट्रूमेंट आपने दूसरों के लिए नहीं रखे हैं। तो फॉर ऑफ अदर एंटरप्राइज हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो इसमें कैश एडवांसेस भी आ जाएगा, लोन्स भी आ जाएगा जो आपने थर्ड पार्टी को किया है। उसके बाद है कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो आप फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो, आप शेयर सेल कर रहे हो, वारंट सेल कर रहे हो, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो जो आपने लोन दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो जो आपने दूसरी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा वो सारी एक्टिविटी, इसमें आपके लॉन्ग टर्म फंड आ जाएंगे, कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज आ जाएगी। जैसे आपने कोई शेयर्स इशू किए हैं, उससे जो पैसा आपके पास आया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो जितना पैसा आया वो कैश इनफ्लो हो जाएगा। आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से तो वो पैसा जो आया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। जब उनको आप वापस पेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे, चाहे आप डिबेंचर की रीपेमेंट करो, चाहे आप इक्विटी शेयर्स की रीपेमेंट करो, चाहे आप कोई बैंक लोन की रीपेमेंट करो, तो वो क्या होगा आपका आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये वो सारी एक्टिविटी हैं जिससे हम फंड को रेज करते हैं। तो जो फंड रेजिंग है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने भी आप शेयर इशू कर रहे हो, कोई डिबेंचर इशू कर रहे हो, कोई लोन ले रहे हो, तो वो इनफ्लो में आ जाएगा। जब उनको वापस करेंगे तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा। ओके, तो वही एग्जांपल आगे दी हुई है कि इनफ्लो क्या है आपका, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग ऑफ शेयर एंड प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा आप अरेंज कर रहे हो, आप इक्विटी शेयर इशू करके जो पैसा अरेंज कर रहे हो, या डिबेंचर इशू करके जो पैसा अरेंज कर रहे हो, लोन करके, बॉन्ड या अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग करके जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो इनफ्लो है। और आउटफ्लो जब हम इनकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो रीपेमेंट जब इन सारे पैसों की हम वापसी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कैश आउटफ्लो आ जाएगा। ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो नॉर्मल एक्टिविटी से हमें इनकम या हमारा एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अब नॉर्मल होगा हमारे पास वो आ जाएगा। इसमें आ जाएगा जैसे कोई चोरी हो गई आपके बिजनेस में, ठीक, तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। तो उसे आप मेंशन करोगे। कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, जैसे वॉर चल रही है अभी रूस की चल रही है यूक्रेन की, तो वो भी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग होती है जो रिपीट नहीं होती, कभी कभी वो चीज़ हैपन हो जाती है, तो वो है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो भी कैश फ्लो आप आएगा इन आइटम में से वो भी आप क्लासीफाई करोगे, डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली एज राइजिंग फ्रॉम व्यू। वो कहाँ रेंज हुई, कहाँ से राइज हुई हैं, ऑपरेटिंग से हुई हैं, इन्वेस्टिंग से हुई हैं या फाइनेंसिंग से हुई। ओके जी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा इनकम है हमारी, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल एक्टिविटी है तो हम इसको भी मेंशन करेंगे। उसके बाद है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो दो तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी, एक है फाइनेंशियल, एक है नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज हैं हमारी जिसका जो मेन बिजनेस होता है वो क्या होता है, लेंडिंग करना या बोरिंग करना, दूसरों को पैसा उधार देना या दूसरों से पैसा लेना, ठीक है। तो इसका काम है। तो वो क्या करेगा, अगर उसने किसी से उधार लिया है तो क्या होगा, किसी से पैसा लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमने किसी को दिया है पैसा, अपना लोन पे लेंड किया है, तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव होगा। आर आई क्लासीफाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाइल डिविडेंड पेड इज ए फाइनेंसिंग। जब हम डिविडेंड रिसीव करेंगे तो वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग क्यों, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमारी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, तो हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जब आप डिविडेंड रिसीव करोगे तो आपकी ये ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी, और जब आप डिविडेंड पेड करोगे तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। नॉन फाइनेंशियल में क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल में इससे ऑपोजिट होगा, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल यानी कि वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहे, वो कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, वो कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं,
तो उनका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। तो वो जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, डिविडेंड करेंगे, वो किस में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा। तो ये क्योंकि ये उसका मेन बिजनेस नहीं है, उसका मेन बिजनेस कुछ और है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो अभी हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी डिस्कस की है। अब हम इसके कुछ MCQs करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs। कि तो प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ मैंडेटरी है, रेकमेंडरी है, या रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट है, या नन ऑफ द अबव। तो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। तो हर एक कंपनी को जो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो उसके साथ उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। कहते इशू ऑफ शेयर इज कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या होगा, आपने किसी से परचेज़ किया प्लांट एंड मशीनरी, उसके बदले में उसको क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो क्या होगा, कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई कैश आ रहा है, या आपने कैश किसी को पेमेंट किया, या कुछ भी नहीं हुआ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है सी, नीदर इनफ्लो नोर आउटफ्लो। ठीक है, तो जब आपने उसको शेयर इशू किए, आपने उससे लैंड परचेज़ की, तो कैश तो कहीं भी नहीं आया, तो इसका आंसर होगा नीदर इनफ्लो नोर आउटफ्लो। तीसरा है कैश सेल्स इज़, किस में आती है कैश इन सेल, तो किस में आती है, तीनों में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो कैश सेल है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज टू, डिक्रीज क्यों होती है अभी, हमारी जो कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके कारण होता है, तो इसका है अगर करंट एसेट इंक्रीज़ हो तब भी हमारा कैश डिक्रीज़ होगा, और अगर हमने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट की है तब भी हमारा कैश जो है वो डिक्रीज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ शेयर, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग में आ गया, तो रॉन्ग। ये हमारा फाइनेंसिंग में आ गया, रॉन्ग। ये हमारी इन्वेस्टिंग में आ गई, रॉन्ग। तो आंसर क्या है, सी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो नेट प्रॉफिट में हम ऐड क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, नो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ करते हैं, नो। जनरल रिजर्व ऐड करते हैं, यस। इंटरेस्ट रिसीव को हम माइनस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल को भी माइनस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स को हम प्लस करते हैं। तो सही आंसर है हमारा इंक्रीज इन, इसको भी हम मिस करते हैं, तो आंसर है सी, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी डिडक्टेड, आंसर इज बी। While calculating cash flow from operating activity which will be added back, होता है ना, ऐड करते हैं हम इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ऐड कौन सा करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो आज का जो आपका टॉपिक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करे हैं। और टेस्ट सीरीज़ करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैंने अपना नंबर जो है वो आपका डिस्कस किया नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए, ताकि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके। अगर आपने कोचिंग ऑनलाइन लेनी है तब भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।